तो आज अपन करने वाले हैं उत्तल लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। तो सभी विद्यार्थी रेडी हैं क्या? देखिए, इसको अपन लेंस सूत्र से भी बताते हैं, यानी लेंस सूत्र भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि लेंस सूत्र क्या है, व्युत्पन्न कीजिए। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस उत्तल लेंस के लिए चाहे यू भी एफ में संबंध बोल दो, चाहे लेंस सूत्र बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो इसको कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। ये कक्षा 10वीं में भी हुआ करता था, उस टाइम पे हमें काफ़ी कठिन लगता था, लेकिन आज आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही बेसिक से समझना है अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा आता है लेंस सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, उत्तल लेंस से भी कर सकते हैं और अवतल लेंस से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको ये दिया गया है कि उत्तल लेंस के लिए ही यू भी एफ में संबंध, तब आपको उत्तल लेंस के द्वारा ही यू भी एफ में संबंध निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। और उत्तल लेंस कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, अगर आपको याद हो पुराने वीडियोस में, और वही मैं आज आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, उत्तल लेंस बनाने के लिए आप दो चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको कुछ इस तरीके से रखेंगे। जितना बड़ा आपको लेंस चाहिए उस हिसाब से। तो मुझे इतना लेंस चाहिए, मैंने इस तरीके से रख लिया और फटाफट से आपको ऐसे बना देना है। तो ये आपका लेंस रेडी रहेगा और ये लेंस स्पीड में बन जाएगा। और क्या होता है, लेंस सही होना चाहिए तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा, या फिर हम उसका डेरिवेशन सही कर पाएंगे। ठीक है। तो लेंस बनाने के बाद मैंने आपको बताया है कि दूसरा स्टेप क्या होगा। तो जैसे ही आप लेंस बना लेंगे उसके बाद आपको एक सिंपल सी यहाँ पे लाइन खींच देनी है, ये देखिए इस तरीके से। और बीचों बीच आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना है, जिसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हम लोग बोलते हैं, इसलिए ओ से दर्शाते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। तो इसी पॉइंट से होकर एक हम इस तरीके से आड़ी लाइन खींचेंगे, जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। वो लेंस की मुख्य अक्ष होगी, तो यहाँ पे हम खींच देते हैं। तो मुख्य अक्ष को अपन यहाँ पे कितना भी बड़ा बना सकते हैं, और ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुख्य अक्ष को इस तरफ और इस तरफ जितना चाहे हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेंस को प्रायः हम एल से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल एल जरूर बना देंगे। ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है बताइए? ये उत्तल लेंस होगा। ठीक है। अब इसके दोनों यहाँ पे जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे बराबर बराबर दूरी पर हम फोकस ले लेंगे। जैसे यहाँ से इतनी दूरी पर हमने एक फोकस बिंदु लिया यहाँ पे, और तो इतनी ही दूरी पर यहाँ आप चाहें तो स्केल से नाप भी सकते हैं। जैसे मेरा जो स्केल है ये टूट गया था, तो ये यहाँ पे लगभग 16.5 है। तो इस तरफ भी हम 16.5 ही नाप लेंगे, यानी कि इतना। ये एग्ज़ाम में आप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये भी 16.5 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ आप बराबर बराबर लेंगे तो फोकस पॉइंट होंगे। तो पहले वाले को हम F1 प्रदर्शित कर देंगे और दूसरे वाले को F2 कर देंगे। अब इसके बाद हमें उत्तल लेंस में, यहाँ उत्तल लेंस के सामने यहाँ कहीं पे भी हम एक वस्तु रख सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब हमें इस तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक वस्तु रखेंगे। तो पहले वस्तु रखने के पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ताकि आपको एकदम कठिन भाषा ना लगे। भाषा लिखना बहुत ही आसान होता है। कई बच्चे भाषा याद करने लगते हैं, नीचे की जो भाषा है वो याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आप करोगे तो फिजिक्स आपको बहुत कठिन लगेगी। जो भाषा है वो अपने हिसाब से लिखनी होती है। ऐसे आप कहाँ कहाँ याद करोगे? अलग अलग राइटर अलग अलग भाषा लिखते हैं। तो भाषा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से समझा है।
तो जैसे आप यहाँ पे इसकी भाषा लिखोगे, तो जैसे मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा कि चित्रानुसार एक उत्तल लेंस प्रदर्शित है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O है तथा फोकस बिंदु दोनों तरफ F1 F2 है, तो इसके लिखेंगे तथा फोकस बिंदु F1 F2 है, या आप लिख सकते हैं कि फोकस F है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन रूप से बोलें तो ये फोकस बिंदु F1 F2 है, लेकिन हम हमेशा लेंस का फोकस F ही बोलेंगे, क्योंकि फोकस F1 और F2 दोनों बराबर बराबर दूरियों पर होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि चित्रानुसार एक उत्तल लेंस प्रदर्शित है। अब इसके बाद लिखेंगे जिसका प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F है, या हम इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि फोकस F1 F2 है, तो आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की कोई वस्तु AB है, तो यहाँ पे अब हम वस्तु रख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एक वस्तु रख लेते हैं परिमित आकार की। परिमित का मतलब होता है निश्चित आकार की। ठीक है, तो ये वस्तु हमने रख ली AB। कैसी है ये? परिमित आकार की। तो हम लिखेंगे मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB परिमित आकार की लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अक्ष पर, ये है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की एक वस्तु लेते हैं। तो हमने लिखा मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की वस्तु AB लेते हैं। आकार की वस्तु AB लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। AB हमने वस्तु ली, तो अब क्या होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखिए, यहाँ पे B से चलने वाली किरण ऐसे जाएगी, सीधे अपने मार्ग में निकल जाएगी। अब कौन बचा? A। तो अब A से चलने वाली प्रकाश किरण का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, A से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे आएगी सीधी, बिल्कुल। थोड़ा, हाँ ठीक है, यहीं से बना देते हैं। ये देखिए, तो ये लेंस से यहाँ पर टक्कर होगी। ये प्रकाश किरण है, तो तीर का चिन्ह आपको ज़रूर बनाना है। यहाँ पे टक्कर होगी, ये वाला पॉइंट हम D मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी। तो ये है उत्तल लेंस, तो ये इस तरीके से समेट के फोकस पॉइंट पे लेकर आएगी। तो इस वाले फोकस से होकर जाएगी, इससे नहीं जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, तो ये F2 से होकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये अभिसारी लेंस है, तो इसी तरीके से किरणों को मोड़ता है। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर चली जाती है। इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा भी सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी डिमांड के अनुसार इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो ये किरण इस तरीके से चली गई नीचे की ओर। तो A से प्रकाश किरण कैसे चलती है? ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होके यहाँ पे चली जाती है। दूसरा रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो किरण होती है वो सीधे मार्ग में निकलती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्केल रखेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर से निकले और यहाँ से। ठीक है, तो हमने इस तरीके से रखा और ऐसे मिला दिया। ये दोनों किरणें जहाँ पे क्रॉस होंगी, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस हो रही हैं, तो इस पॉइंट को मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष से हमने क्या किया, इस पॉइंट को मिला दिया। तो यहाँ पे बना, ये A का इमेज बनेगा, क्योंकि B की इमेज तो मुख्य अक्ष पर ही है, तो यहाँ पे तो B डैश बन जाएगा। B से सीधे में B रहेगा, लेकिन जो A है इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे E डैश। तो जो मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की जो वस्तु AB रखी थी ना, उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और रखें, बोलेंगे
कि मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की वस्तु लेते हैं जिसका प्रतिबिंब ए डैश जिसका प्रतिबिंब चित्रानुसार ए डैश बी डैश पर बनता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिसका प्रतिबिंब चित्र के अनुसार ए डैश बी डैश पर बनता है। तो ये हमने लिख लिया। अब आपने चित्र तो बहुत अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे भी आपको एक तीर का चिन्ह जरूर बनाना है। अब थोड़ा यहाँ पे जरूर समझिए, ये लेंस है, लेंस के लिए ये वस्तु है और लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि लेंस से वस्तु तक की दूरी, ये देखिए, ये लेंस से दूरी यहाँ से नापेंगे कि यहाँ से, तो आंसर है ना यहाँ से नापेंगे ना यहाँ से, बीच वाले, ये जो बीच वाली हमने डैश डैश वाली जो पट्टी बनाई थी ना, यहाँ से ये देखिए हम दूरी नापेंगे। तो लेंस से जो दूरी होगी वो वस्तु की दूरी, उसे यहाँ पे अपन u मानेंगे। ठीक है, आज से क्या मानेंगे, u। लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या मानेंगे, u। और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या मानेंगे, v। वैसे भी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले u आता है फिर v आता है, तो पहले वस्तु आएगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी पहले u आएगा तभी तो v आएगा। तो ऐसे अपन ट्रिक भी छोटी सी बना सकते हैं कि किसको u और किसको v अपन नाम देते हैं। लेकिन इनके धनात्मक और ऋणात्मक होने का क्या, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि किसको माइनस में लेना है किसको प्लस में। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है, ध्यान रखिए कि अगर प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में चल रही है और आप दूरी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, दूरी हमेशा कहाँ से नापना है, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये है और आप ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाओगे दूरी नापने, तो ये माइनस में आएगा u। और जबकि यहाँ से आप ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी नापोगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे और इसी डायरेक्शन में प्रकाश आ रहा है, तो ये प्लस में जाएगी दूरी v। तो यहाँ पे u जो है वो माइनस का रहेगा जबकि v जो है वो प्लस का रहेगा। ये समझने वाली बात होती है। अब फोकस दूरी ये वाली लेंगे कि ये वाली, तो आंसर है ये भी फोकस दूरी है, ये भी f है, और ये भी फोकस दूरी, ये भी f है। लेकिन प्रकाश किरण जिस फोकस से टकरा रही है वो फोकस हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस f रहेगा। क्योंकि इस तरफ प्लस f, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस दूरी तक की दूरी यहाँ पे प्लस f होगी। लेकिन इस तरफ यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस f होगी। ठीक है, ये अंतर होता है। तो आपको समझ में आ गया ओवरऑल है क्या, ऑप्टिकल सेंटर से आप इस तरफ जाओगे तो माइनस की चीज़ें होंगी और इस तरफ जाओगे तो प्लस होगी। चलिए ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है। अब इसमें u भी f में, u भी और f में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे त्रिभुज लेने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे त्रिभुज कहाँ बने हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ये बना है ABO, ये आपको दिख रहा है ना, ABO। अगर नहीं दिखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अगर इसको हाईलाइट करूँगा तो ये देखिए, क्योंकि ये त्रिभुज देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं देख पाओगे तो एग्ज़ाम में से हल कैसे करोगे और UBF में संबंध कैसे निकाल पाओगे। तो ये देखिए, ये त्रिभुज आपको दिख गया होगा, दिखा है कि नहीं बताइए। कैसे बताओगे, वीडियो को लाइक करके, है ना। तुम लाइक कर देना तो पता चल जाएगा। तो ये देखिए ABO, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, और भी त्रिभुज है। इसी से अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे, ये देखिए यहाँ पे भी आप ऐसे चलोगे इस तरीके से तो आपको एक त्रिभुज और मिल जाएगा, है ना। तो ये दो त्रिभुज आपको मिलेंगे। तो इनमें क्या है, दो त्रिभुज लेने से क्या फ़ायदा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे समरूप हैं, हमें तो पता नहीं है
कैसे होगा? समरूप होता क्या है? समरूप त्रिभुज ऐसे होते हैं जो देखने में एक समान होते हैं, लेकिन उनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। ये मैथमेटिक्स की चीज होती है। तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज ए बी ओ किसके जैसा दिखाई दे रहा है? ए डैश बी डैश ओ। कैसे पता? क्योंकि देखिए इन दोनों में कुछ समानता है। जैसे अगर हम बात करें इस अकेले त्रिभुज की ए बी ओ की, ये इस तरफ बना है, इसमें यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है। ये देखिए, तो हमारे इस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करें ए डैश बी डैश ओ में, तो इसमें भी तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है ना। ये देखो, एक समानता ये है। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता ये है कि जितना कोण यहाँ पे बनेगा, ये देखिए ये वाला, उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा। अब आप सोचोगे कि ये दोनों बराबर कैसे हैं? जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे क्यों है? तो आंसर है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों ओर दो कोण बन जाएंगे जो बिल्कुल बराबर होंगे। तो जब दो आकृतियों में दो समानताएं हैं तो वो समरूप होंगे। तो यहाँ पे भी दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, क्योंकि एक 90 की समानता है, दूसरी शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। यानी कि इस त्रिभुज का लंब हम इस त्रिभुज के लंब के बटे में लिख सकते हैं। यानी कि इसके बटे हम ये लिख सकते हैं, ए बी के बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। और अगर हम आधार की बात करें तो इसका जो आधार है वो क्या है? बी ओ है या ओ बी है, कोई भी हम लिख सकते हैं। और इसका आधार ओ बी डैश है, तो आधार के बटे आधार लिख सकते हैं। ये केवल कब संभव है? जब दो त्रिभुज कैसे हों? समरूप हों। तो लंब के बटे लंब और आधार के बटे आधार, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं ना, वो अनुपातिक होती हैं। हम ए ओ के बटे ए डैश ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत केवल हमें लंब की है और आधार की है। तो जैसे ही हमने लैंग्वेज लिखी तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज, ये जो समरूप त्रिभुज है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में दोनों समरूप त्रिभुज हैं, है ना। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक। तो यहाँ पे पहला हमारा त्रिभुज ए बी ओ है, इसलिए ए बी ओ की भुजा ए बी लिखेंगे हम, ए बी। और इसके बटे इस वाले त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश लिख लेंगे, तो इसके बटे ए बी बटे ए डैश बी डैश। इसी तरीके से इस त्रिभुज का जो आधार है ए बी ओ का, वो क्या है? बी ओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ओ और बटे इस त्रिभुज का आधार क्या है? बी डैश ओ, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी डैश ओ। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। तो वापस से यहाँ पे आते हैं और इसे क्या बना लेते हैं? समीकरण 1। अब इसके बाद हमें एक थोड़ी सी चीज और करनी है, वो क्या है? आइए देखते हैं। हमें दो त्रिभुजों में हमने समीकरण 1 बना लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे और भी त्रिभुज हो सकते हैं और वो त्रिभुज आपको ढूंढने पड़ेंगे कहाँ है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये त्रिभुज हैं, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। दो त्रिभुज तो ये थे, अब दो त्रिभुज क्रॉस देखना है। क्रॉस कहाँ पे बना है? एक क्रॉस तो ये बना था, एक क्रॉस ये देखिए ये बना है एक क्रॉस। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना आप? ये देखिए। और एक त्रिभुज उसी के साथ में ये है, जो पहले था थोड़ा सा, ये वाला देख पा रहे हैं ना आप? ये वाला। ये दो त्रिभुज हैं। तो इसमें क्या है? इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, देखिए ध्यान से।
इसमें ये बना है 90 तो ये भी बना है 90। ये जितना कोण होगा ये भी उतना कोण होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। तो इनकी भुजाएं कैसी हो जाएंगी? अनुपातिक। तो इस बार अब हम लिखेंगे पुनः चित्र से या चित्र में। इस बार हम समरूप त्रिभुज कौन कौन से लेंगे बताइए? तो चित्र देखना पड़ेगा आपको। समरूप त्रिभुज DOF2 और A'B'F2 में, DOF2 तथा A'B'F2। यहाँ पे समरूप त्रिभुज और लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज, और ये भी क्या है? त्रिभुज में। तो लंब के बटे लंब यानी DO के बटे A' हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि DO के बटे A', और याद रखना है इसके भी बटे A', है तो इसके भी बटे क्या होना चाहिए? A'। अब यहाँ पे आधार क्या है? पहले त्रिभुज का आधार है OF2 और दूसरे त्रिभुज का आधार है B'F2, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं ना। तो इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? B'F2, और इस त्रिभुज का, इस वाले का आधार क्या होगा? OF2, और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा? B'F2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार लंब के बटे लंब, तो आधार के बटे आधार यानी OF2 बटे B'F2, ये लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ऊपर AB है लेकिन यहाँ पे DO है, लेकिन बटे वाला जो है यहाँ पे सेम सेम है, A', तो अगर कहीं से DO भी AB में कन्वर्ट हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों को जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये भी बराबर हो सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? यहाँ पे बटे में A', है, लेकिन यहाँ पे ऊपर AB है और यहाँ पे DO है। तो DO की जगह पर यदि AB आ जाए तो ये हो सकता है। तो क्या DO AB के बराबर है क्या? चित्र में देख सकते हैं। तो आंसर है हाँ, DO और AB बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष की ये रेखा समांतर है, और समांतर का मतलब यहाँ पे जितना अंतर होगा यहाँ पे भी उन दोनों रेखाओं के बीच में अंतर होगा, इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पे भी उतना अंतर होगा, 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 और यहाँ पे भी उतना ही अंतर होगा। तो जितना DO है उतना ही क्या होगा? AB, क्योंकि AD जो है वो समांतर है BO के। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि DO को AB लिख सकते हैं, और बटे A', ज्यों का त्यों। तो बना लिया ना हमने यही जो यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 में, और ये ज्यों का त्यों OF2 बटे B'F2। अब इसके पीछे रीजन देना होगा कि तुमने DO को AB तो लिख दिया, लेकिन उसके पीछे रीजन तो देना पड़ेगा। तो रीजन दे दो कि जो DO है, पहले ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे देखिए चित्र में कि AD जो है वो समांतर है BO के। क्या लिखोगे? कि जो AD है वो समांतर है BO के, इसलिए DO बराबर क्या है? AB। यहाँ पे देखिए, अगर AD रेखा और BO रेखा आपस में समांतर हैं तो इनके बीच का जो अंतर है वो समान होगा, यानी DO AB के बराबर होगा। अब इसे अपन समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को गौर से देखिए। इसका LHS बराबर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी AB बटे A', और यहाँ पे भी AB बटे A'। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, और इसके बराबर ये लिख लेते हैं क्योंकि ये तो आपस में बराबर ही है। तो लिखेंगे BO बटे B'O बराबर OF2 बटे
बी डैश F2। ये अपन ने इस तरीके से लिखा। अब इस बी ओ, बी डैश ओ F2 और बी डैश, जिसमें ओ लिखा है ये देखिए, ओ और ओ, ये तो सही दूरियां हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जिसमें ओ नहीं लिखा है उसको कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जिसमें ओ लिखा है इसका मतलब हमें दूरियां कहाँ से नापनी होती हैं, ओ से, और इन सब में ओ है, यानी कि ये सही है, इनको चेंज नहीं करना है। लेकिन बी डैश F2 में ओ नहीं आया है तो इसकी दूरी हम ओ से नहीं नाप सकते, इसलिए बी डैश F2 को संशोधित करके कुछ ऐसा लिखना होगा जिसमें ओ आ जाए। तो इनको हम अभी ज्यों का त्यों लिखते हैं, बी डैश ओ बराबर OF2। इन सब में ओ है तो इन्हें टच भी नहीं करना है। बी डैश F2 देख लेते हैं कहाँ पे है, तो ये चित्र से पता चलेगा। ये देखिए बी डैश F2 यहाँ पे है, तो बी डैश F2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम ओ बी डैश में से OF2 घटा दें, फिर से समझिए, हमें चाहिए केवल इतना हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हिस्सा चाहिए हमें। तो ओ से नापिए, ओ से इसका शुरुआती पॉइंट में से, ओ से इसका एंड पॉइंट घटा देते हैं, यानी कि ओ बी डैश में से अगर अपन OF2 कट कर दें तो ये मिलेगा बी डैश F2, मिलेगा कि नहीं। तो बी डैश F2 हमें चाहिए है, तो इसके दो पॉइंट बनाते हैं, एक पहला पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट मान लो, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ओ से नापना है, क्योंकि ओ जरूरी है, क्योंकि ओ से ही सभी दूरियां नापी जाती हैं। तो ओ से क्या करना है, इसके एंड पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को लेना है, तो बनेगा ओ बी डैश बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ओ बी डैश। तो इसकी अंत वाली दूरी से इसकी फर्स्ट वाली दूरी काट देंगे, OF2 माइनस कर देंगे OF2। तो जब ओ बी डैश में से OF2 कट हो जाएगा तो इतना ही हिस्सा बचेगा ना, जो कि बी डैश F2 है। तो बी डैश F2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस OF2, इन दोनों में ओ है तो ये सही हो गया, है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे ओ बी डैश माइनस OF2 लिखना है। तो लिख लेते हैं ओ बी डैश माइनस OF2। अब अपन लिखेंगे चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर। चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर ये वाला स्टेटमेंट कब लिखना है, जब सब जगह ओ आ जाए। तो हमने लिख दिया कि चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर। अब देखिए बी ओ कितनी दूरी कहलाती है, तो ये चित्र में देख सकते हैं अपन। ये देखिए ये है बी ओ, तो ओ से बी तक की दूरी क्या मानी है, चूंकि ओ से बी बिंदु पर वस्तु रखी है और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू। लेकिन आप बताइए कि प्लस यू लें कि माइनस यू लें, तो आंसर है माइनस यू लीजिए, क्योंकि प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में है, तो इससे इस तरफ वाली सभी दूरी ऋण में होंगी और इस तरफ वाली सभी दूरी प्लस में होंगी, तो ये आएगा माइनस यू। तो बी कैन राइट हेयर, बी ओ को लिख सकते हैं माइनस यू बटे बी डैश ओ को क्या लिखें, तो बी डैश ओ चेक करिए जरा, बी डैश से ओ तो प्रतिबिंब बना है बी डैश पर, तो इसकी होगी भी, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्लस का भी बराबर OF2 को क्या लिखें, यहाँ पे देखिए OF2 फोकस तक की दूरी है जो कि F आएगी, और यहाँ पे ये प्लस में आएगी क्योंकि यहाँ से इस तरफ नाप रहे हैं ना कि इस तरफ, तो ये आएगी प्लस में F। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OF2 को प्लस F बटे ओ बी डैश क्या है, यहाँ पे देखिए ओ और बी डैश ये फिर से भी है, तो इसको अपन लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब है भी, तो ओ बी डैश या बी डैश ओ एक ही बात है, भी माइनस OF2। तो OF2 को अभी लिखा है F, तो यहाँ पे भी क्या आएगा F। तो इस तरीके से अब हम त्रियक गुणा कर देंगे, बहुत ही सरल है। अब तो सबसे पहले माइनस यू का इन दोनों में करेंगे, तो माइनस यू का भी में होगा तो होगा माइनस यू भी, फिर माइनस यू का माइनस एफ में होगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, और यू का एफ में करोगे तो यू एफ हो जाएगा बराबर, फिर भी का एफ में करोगे तो क्या होगा भी एफ। अब पूरे समीकरण में यू भी एफ से भाग देंगे, तो यहाँ भी यू भी एफ से भाग दे देना, यहाँ भी यू भी एफ से भाग देना है, और यहाँ भी यू भी एफ से भाग देना है। तो यहाँ पे यू से यू कैंसिल हो जाएगा, भी से भी, तो क्या बचेगा माइनस एक बटे एफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एक बटे एफ।
फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v, तो क्या बचेगा 1/v। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1/v बराबर, यहाँ देखिए v से v कैंसिल, f से f, तो बचेगा 1/u। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/u। अब 1/f को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1/u को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/v हमने ये वाला पहले ज्यों का त्यों लिखा। फिर ये प्लस का है, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 1/u बराबर, ये माइनस का 1/f इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/f, और यही हमारा उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र आ जाएगा। तो लिखेंगे यही लेंस सूत्र है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हमने अच्छे से समझ लिया, बस आपको अब इसे नोट कर लेना है इसी तरीके से, और आप वीडियो को रोक रोक करके क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब आप उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निकालना कभी भी नहीं भूलोगे। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और समझ तो आपने लिया ही है कि कहाँ से क्या आया है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और मेहनत करते जाइए।